प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में पुनः स्वागत है। आज जो है हम जानेंगे कि अर्थशास्त्र के विषय में। तो सबसे पहले हम ना लेते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र में के बारे में जानकारी करेंगे कि अर्थशास्त्र में क्या क्या सम्मिलित किया जाएगा, अर्थशास्त्र में ऐसी कौन कौन सी किन किन बातों को शामिल इसमें किया जाता है, इसके बारे में विचार करेंगे। तो सबसे पहले है हम जानकारी करेंगे, इस तरीके से एक बना लेंगे और लिख लेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या, यानी अर्थशास्त्र क्या है। और फिर विषय वस्तु पढ़ेंगे, विषय वस्तु पढ़ेंगे। फिर इसके बाद में उत्पत्ति के विषय में जानेंगे, उत्पत्ति के विषय में जानेंगे। फिर इसके बाद में जानेंगे इसके जनक कौन हैं, यानी अर्थशास्त्र के जनक कौन है, इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे अर्थशास्त्र कितने प्रकार का होता है, प्रकारों को जानेंगे। और फिर इसके बाद में जानेंगे पुस्तक और लेखक, पुस्तक और फिर लेखक के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे अर्थशास्त्र के विषय में। तो फिर जानेंगे हम अर्थशास्त्र के विषय में। अर्थशास्त्र तो अर्थशास्त्र को कहाँ से लिया गया? तो अर्थशास्त्र जो है एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है। अर्थशास्त्र क्या है? सामाजिक विज्ञान की शाखा। तो अर्थशास्त्र जो है सामाजिक विज्ञान की शाखा है। तो इसमें सामाजिक विज्ञान की शाखा है, तो अर्थशास्त्र में काहे का अध्ययन किया जाता है? तो इसके अंतर्गत हम जानेंगे आर्थिक गतिविधियाँ, यानी समाज में कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियाँ की जाती हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो लिखेंगे आर्थिक गतिविधियाँ, आर्थिक गतिविधियाँ। तो आर्थिक गतिविधियाँ यानी मानव की बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे कुछ ना कुछ कार्य अवश्य करना पड़ता है, यानी ऐसा कोई कार्य करना पड़ता है जिससे हमें धन की प्राप्ति हो और हमारी आवश्यकताओं को पूरा हो सके। क्योंकि अनंत आवश्यकताएं हैं, मानव की आवश्यकताएं कैसी हैं? अनंत आवश्यकताएं हैं। तो अनंत आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जा सकता, क्योंकि जैसे ही एक आवश्यकता की पूर्ति होती है नई आवश्यकता का जन्म होता है। तो इसके विषय में ध्यान दिया जाता है कि हमारी प्राथमिक आवश्यकताएं कौन हैं। तो प्राथमिक आवश्यकताओं को सबसे पहले मानव पूरा करने का प्रयास करता है। तो उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसे आर्थिक गतिविधि करनी पड़ती है। तो आर्थिक गतिविधियां हम जानेंगे कि कौन कौन सी आर्थिक गतिविधियां होंगी उनके बारे में। तो आर्थिक गतिविधियां
लिख लेंगे। सबसे पहले होगा उपभोग, उपभोग। इसके बाद में है उत्पादन, उत्पादन। फिर विनिमय, विनिमय। वितरण, वितरण। राजस्व, राजस्व। उपभोग, उत्पादन, विनिमय, वितरण, राजस्व और फिर निवेश। तो मानव को ये आर्थिक गतिविधियां करनी पड़ती हैं। तो जैसे कहा जाए उपभोग, उपभोग क्या है? समस्त क्रियाओं का आदि और अंत है। तो मानो अपनी आवश्यकताओं के विषय में अगर देखा जाए, जैसे भूख लगने पर खाना खाना क्या है? उपभोग कहलाएगा। प्यास लगने पर पानी पीना क्या कहलाएगा? उपभोग कहलाएगा। तो जैसे खाना खाना, तो खाना कैसे मिलेगा? जब हम कोई आर्थिक गतिविधि करेंगे, यानी धन को कमाएंगे, तभी भोजन की प्राप्ति हो पाएगी। बिना धन के, क्योंकि धन के द्वारा ही दो चीज़ें खरीदी जाती हैं। प्रिय विद्यार्थियों, धन के लिए क्या क्या चीज़ें खरीदी जाती हैं? दो चीज़ें खरीदी जाती हैं। दो चीज़ें कौन कौन सी खरीदेंगे? यानी एक तो है हम वस्तु खरीदेंगे और दूसरा सेवा खरीदेंगे। तो वस्तु और सेवा ये धन से ही प्राप्त होती हैं। इसके बाद में उत्पादन क्या है? उत्पादन का मतलब होता है कि वस्तुओं में उपयोगिता का सर्जन करना ही उत्पादन कहलाएगा। जैसे कि गीली मिट्टी का कोई विशेष महत्व नहीं है और गीली मिट्टी से मूर्तियां बना देना क्या कहलाएगा? उत्पादन कहलाएगा। जैसे किसान फसल को बोता है, किस लिए? उत्पादन के लिए बोता है। इसी तरीके से लकड़ी को जंगल से काट कर शहर में बेचना क्या कहलाएगा प्रिय विद्यार्थियों? उत्पादन कहलाएगा। तो उत्पादन के बाद में है विनिमय। तो विनिमय का मतलब है बदलना। तो वर्तमान समय में जो विनिमय होता है तो काहे से होता है? मुद्रा के बदले में ही वस्तुएं और सेवाएं मिलती हैं। पहले प्राचीन समय में वस्तु विनिमय हुआ करता था। लोग एक वस्तु से दूसरी वस्तु को बदलते थे। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में बहुत सारी कठिनाइयाँ थीं। तो इन कठिनाइयों को दूर किसने किया? मुद्रा ने दूर कर दिया। तो मुद्रा, फिर इसके बाद में है वितरण। वितरण का मतलब होता है वितरित करना। जैसे मजदूर को मजदूरी देना क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। भूमि के मालिक को लगान देना क्या कहलाएगा? वितरण कहलाएगा। फिर इसके बाद में राजस्व। तो राजस्व क्या होता है? राजस्व या लोकवित्त एक बात होती है। तो राजस्व के अंतर्गत जैसे सार्वजनिक आय, सार्वजनिक ऋण, सार्वजनिक व्यय और कर का अध्ययन किया जाता है राजस्व के अंतर्गत। तो कर क्या है? कर एक प्रकार का अनिवार्य अंशदान है। कर से कोई व्यक्ति बच नहीं सकता। कर तो सभी को देना पड़ता है। कुछ ऐसे कर होते हैं जो वस्तुओं में निहित होते हैं। तो कर जो है दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर। प्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें कर का भार करदाता स्वयं वहन करता है। ऐसे कर को कहा जाता है प्रत्यक्ष कर, जैसे आय कर। और अप्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर वो कर होता है जिसमें करदाता कर का भार दूसरे पर डालने में सफल हो जाता है। तो ऐसे करों को कहा जाता है अप्रत्यक्ष कर, जैसे बिक्री कर। फिर इसके बाद में है निवेश। निवेश का जीवन में बहुत ही महत्व है। यानी हम अपने धन को ऐसी जगह लगाएं ताकि और भी उत्पादन हमारा बढ़ जाए, यानी बढ़िया पैदा उत्पादन हो जाए। जैसे उदाहरण के रूप में लोग शिक्षा में निवेश करते हैं। तो शिक्षा में निवेश किया हुआ धन बेकार नहीं जाता है, क्योंकि एक दिन जितनी ही शिक्षा में लोग पैसा लगा देंगे, एक दिन वो उनके लिए रोजगार के स्रोत खुल जाएंगे, लोगों का जीवन खुशहाल हो जाएगा, फिर वो धन को कमाएंगे।
बेकार नहीं बैठे रहेंगे। कब? जब उनको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, तो निवेश जैसे फिर लोग उद्योग लगाते हैं। उद्योग में लोग निवेश क्यों लगाते हैं? लाभ कमाने के लिए। तो जब लाभ होगा तभी जो है जीवन खुशहाल होगा प्रिय विद्यार्थियों। तो ये था निवेश। फिर इसके बाद में हम जानेंगे उत्पत्ति के विषय में, यानी अर्थशास्त्र की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो हेडिंग डालेंगे यहाँ पर उत्पत्ति। उत्पत्ति यानी अर्थशास्त्र की जो है उत्पत्ति कहाँ से हुई, इसके विषय में। तो अर्थशास्त्र की उत्पत्ति जो है संस्कृत भाषा से हुई। कहाँ से हुई प्रिय विद्यार्थियों? संस्कृत। अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई संस्कृत से। तो संस्कृत के विषय में इसको दो भागों में बांट लेंगे। एक तरफ होगा अर्थ और दूसरी तरफ होगा शास्त्र। तो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब होता है धन। अर्थ का मतलब प्रिय विद्यार्थियों क्या होगा? धन। और शास्त्र का मतलब होगा विषय। शास्त्र का मतलब विषय। तो अर्थशास्त्र जो है धन का विषय है, यानी अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति धन को कैसे कमाएगा, कैसे व्यय करेगा, बजट कैसे बनाएगा, उत्पादन की कौन कौन सी विधियां हैं, किन किन विधियों से उत्पादन करेगा, उपभोक्ता की बचत क्या है, मांग का नियम क्या है। इन सब का अध्ययन काहे के लिए किया जाता है? धन की प्राप्ति के लिए। यानी इस कहने का मतलब आर्थिक क्रिया। अर्थशास्त्र में किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। आर्थिक क्रिया कैसे कैसे कहते हैं? कि ऐसा कोई हम कार्य करें जिससे हमको धन मिले, धन की प्राप्त हो सके। तो कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक करना क्रिया। जैसे एक अध्यापक के द्वारा विद्यालय में पढ़ाना, तो कौन सी क्रिया होगी? आर्थिक क्रिया होगी। इसके बाद में फिर जानेंगे तो अर्थशास्त्र जो है कैसा विषय है? धन का विषय है। अर्थशास्त्र में धन का अध्ययन किया जाता है। फिर इसके बाद में जानेंगे जनक। अर्थशास्त्र के जनक के विषय में जानेंगे। जनक तो अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? अर्थशास्त्र के जनक जो है एडम स्मिथ थे। कौन थे प्रिय विद्यार्थियों? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? एडम स्मिथ थे। और ये कहाँ के रहने वाले थे अर्थशास्त्र? ये एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। तो एडम स्मिथ कहाँ के रहने थे? एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। स्कॉटलैंड। एडम स्मिथ जो है स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। इनका जन्म कब हुआ? 1776। जन्म हुआ इनका 1776 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। किसका प्रिय विद्यार्थियों? एडम स्मिथ का। स्कॉटलैंड में जन्म हुआ 1776 ईस्वी में जन्म हुआ। 1776 में तो इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की थी। लेकिन प्रिय विद्यार्थियों इनका जन्म कब हुआ वास्तविक रूप में अगर देखा जाए? इनका जन्म 1723 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म प्रिय विद्यार्थियों कब हुआ? 1723 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। और इन्होंने इनका कार्यकाल अगर देखा जाए जीवन का तो 1723 से 1790 तक रहा काल इनका जो रहा 1723 से 1790
90 तक रहा इनका कार्यकाल। और इन्होंने जो है 1776 ईस्वी में अपनी एक पुस्तक प्रकाशित की। किस में? 1776 ईस्वी में इन्होंने पुस्तक प्रकाशित की। 1776 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई। 1776 ईस्वी में पुस्तक प्रकाशित हुई। इनकी पुस्तक का नाम था वेल्थ ऑफ नेशंस नामक पुस्तक इन्होंने प्रकाशित की। और उसी पुस्तक से अर्थशास्त्र की उत्पत्ति हुई। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग मन लगा करके पढ़ाई करते रहिए, क्योंकि शिक्षा में किया गया निवेश कभी बेकार नहीं जाता है। क्योंकि आज अगर मेहनत से पढ़ाई कर लेंगे, जैसे कहा जाए कि शिक्षा में कापी किताबें पेन की आवश्यकता होती हैं, अच्छी पुस्तक अगर हाथ में मिल जाए तो फिर कहना क्या, जीवन में खुशियां ही खुशियां आ जाती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अच्छी पुस्तक का चुनाव करिए और मन लगा करके पढ़ाई करिए, और तभी आगे बढ़ पाएंगे। और फिर जब ज्ञान प्राप्त हो जाएगा अर्थशास्त्र, तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जिसमें जीवन में खुशियां ही खुशियां मिलेंगी। ऐसा कोई कदम नहीं है जहां अर्थशास्त्र काम में ना आता हो, ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां अर्थशास्त्र काम में ना आता हो। तो अर्थशास्त्र का जब ज्ञान होने से एक जीवन की दिशा बदल जाएगी। फिर एक कहा जाए अर्थशास्त्र का ज्ञान होने से तर्क की प्रधानता होगी। तो तर्क करेंगे, है कोई बात तो कैसे है। जैसे व्यक्ति श्रम कर रहा है तो धन की उत्पत्ति क्यों नहीं हो रही है। जब व्यक्ति श्रम करेगा तो धन उसे अवश्य मिलेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षाओं में आप लोग बेहतरीन तरीके से उम्मीद करते हैं आनंद उठा रहे होंगे। अब जो है हमारे चैनल पर प्रतिदिन ऑनलाइन कक्षाएं मिलती रहेंगी। और जैसे कहा जाए कक्षा 12 अर्थशास्त्र और कृषि अर्थशास्त्र तथा कक्षा 11 अर्थशास्त्र अध्याय के अनुसार प्रतिदिन कक्षाएं चलेंगी। और आप लोग अपनी कॉपी पर एक कॉपी बनाइए और जो भी लिखाया जाए इसको नोट्स करते चलिए। और इसको केवल समझना है, रटने की ज़रूरत नहीं है, इसको केवल समझना है। एक बार समझ गए तो जीवन भर कभी भूलेंगे नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन कक्षा में बस इतना ही। अगले दिन हम पुनः फिर मिलेंगे। धन्यवाद।